हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज किस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी क्लास 10th की कि आप अपनी हिंदी की कॉपी बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से लिखें ताकि आपको अच्छे से अच्छा नंबर मिल सके और आप अच्छा अंक पा सकें। क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी एग्जामिनर जांचता है वो देखता है कि आपने किस प्रकार से उत्तर को एक्सप्लेन किया है, किस प्रकार से आपने उस उत्तर को लिखा है, तभी आपको अच्छा से अच्छा नंबर मिलता है। क्योंकि जो ज़्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं वो आंसर पता रहता है, सभी क्वेश्चन का आंसर पता रहता है, लेकिन वो किस प्रकार से लिखना है उन्हें ये नहीं मालूम रहता है, जिससे उनका एग्जाम में नंबर कम आ जाता है। तो आपको वो गलतियां नहीं करनी है, आपको अच्छा से आंसर आता है तो आपको इसी प्रकार से जो मैं बता रहा हूँ आज बताऊँगा उसी प्रकार से आपको लिखना है और आप पूरे के पूरे नंबर पाएंगे। बस आपके 1-2 नंबर 70 में से कटेंगे, आप 65+ तक नंबर पाएंगे, मेरा वादा है। बस आप ये रूल को अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में अप्लाई करना और अच्छे तरीके से लिखना। क्योंकि जो टॉप 100 में से अगर 100% जो लड़के पास होते हैं उसमें से टॉप 10% जो लड़के होते हैं वही सबसे अच्छा नंबर पाते हैं, सबसे अच्छे नंबर वही पाते हैं। तो आपको उसमें आना है, तो आपको इस प्रकार से अपनी कॉपी को लिखना है। क्योंकि जानना और ना जानना दोनों अलग बात है। बहुत लोग जानते होंगे लेकिन नंबर उन्हीं को मिलता है जो अच्छे तरीके से अपना आंसर लिखते हैं। तो आपको अच्छे तरीके से अपने आंसर को लिखना है और अच्छा से अच्छा नंबर एग्जाम में पाना है। तो आज की इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि आपको अपनी कॉपी को किस प्रकार से लिखना है ताकि आप अच्छा से अच्छा नंबर को पा सकें। तो सबसे पहले जो हमारा एग्जाम का पेपर मिलेगा आपको उसे अच्छी तरीके से पढ़ना है। जो हमारा एग्जाम का पेपर मिलेगा, ये मेरा मॉडल पेपर है, ऐसे ही आपको वहाँ पर पेपर मिलेगा, उसे आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है कि जिसमें जो निर्देश दिए रहेंगे आपको उस निर्देश को अच्छी तरीके से पढ़ना, तभी शुरू करना है आपको लिखना पढ़ना जो भी है, तभी एग्जाम में शुरू करना है लिखना। तो इसमें लिखा है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। फिर दूसरा हमारा जो है दिया है प्रश्न पत्र 2 खंड आ तथा बा में विभाजित हैं। फिर तीसरा हमारा बताया है प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है। जो हमारा खंड आ है उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है और जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR सीट पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से ही सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। क्योंकि देखिए यहाँ पर बाल पॉइंट है, आपको जेल और किसी भी प्रकार की पेन का प्रयोग नहीं करना है, नीले काले बाल पॉइंट पेन का ही प्रयोग आपको करना है। आपको इन बातों को ध्यान में रखना है। फिर हमारा चौथा इंस्ट्रक्शन है जो हमारा बताया गया है खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। यानी कि जो 20 प्रश्न होंगे प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक दिए रहेंगे। फिर हमारा 5वां बताया गया है निर्देश में कि प्रश्न पत्र के खंड आ के प्रश्नों को हल करने हेतु 1 घंटा तथा खंड बा के प्रश्नों को हल करने हेतु 2 घंटे का समय निर्धारित है। इससे कोई लेना देना नहीं है कि आपने कितने घंटे में कौन सा प्रश्न हल किया है, इस कोई मायने नहीं रखता। आप जितनी जल्दी कर सकें उतनी जल्दी आप OMR वाला भर दें, उसके बाद आप लिखना शुरू कर दें। फिर हमारा 6ठा जो बताया गया इंस्ट्रक्शन कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक निर्धारित दिए गए। यानी जो प्रत्येक प्रश्न है उनके सम्मुख आपको अंक दिए रहेंगे। पहले हम देख लेते हैं जो OMR वाला जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन्हें हम देखते चलते हैं। तो ऐसे ही हमारे OMR सीट वाले क्वेश्चन आएंगे, आपको OMR में अच्छे तरीके से गोले से आपको भरना रहेगा। तो आपको इस प्रकार से भरना है। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी द्विवेदी युग के। चिंतामणि किस विधा की रचना है, तो चिंतामणि हमारी निबंध विधा की रचना है। गबन किसकी रचना है, तो गबन जो हमारी है वो प्रेमचंद जी की रचना है। तो ऐसे ही आपको OMR सीट में आपको भरना रहेगा। आपको और मैं दिखा रहा हूँ, ऐसे यहाँ पर दिया गया है कि शुक्ल युग की समयावधि कितनी है। जो हमारा शुक्ल युग है उसकी समयावधि 1900 से 1918 तक। ऐसे नीड़ का निर्माण किस विधा की रचना है, इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा आत्मकथा। ऐसे प्रिय प्रवास किस युग की रचना है, जो हमारा प्रिय प्रवास है वो किस युग की, द्विवेदी युग की रचना है। मधुशाला किसकी रचना है, जो हमारी मधुशाला रचना है किसकी है, तो हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। अमिताभ बच्चन जी के पिताजी जो हैं उनकी रचना है। फिर हमारा जो भारत भारती किसकी रचना, तो भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी की हमारी रचना है। आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है, तो 1800 जो हमारा 43 है उससे अब तक माना जाता है हमारा आधुनिक काल। 1843 से अब तक का हमारा आधुनिक काल चल रहा है। फिर हमारा यहाँ पर 10वां क्वेश्चन मतीराम किस युग के लेखक हैं, तो रीतिकाल के लेखक हमारे हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न पूछा गया
फिर पूछा गया हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, शोक, रति, हास या निर्वेश। तो आपको इसमें हास लगाना, जो भी है वो आपको लगा देना है, ठीक है। फिर आपको ऐसे अगला प्रश्न है, फिर आगे पूछा गया कि क्वेश्चन नंबर 13 रोला छंद में कितने चरण होते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 उसमें पूछा गया है कि रोला छंद में कितने चरण होते हैं। तो आपको बता देना 4 चरण होते हैं। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया, आपको उपसर्ग पता कर लेना है। फिर इसमें आ रहेगा, फिर इसमें प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, प्रत्यय जो हमारा है उसके कितने भेद होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यानी 2 भेद होते हैं। पीताम्बर में कौन सा समास है, पीताम्बर में हमारा कर्मधारय समास है। ऐसे ही मतलब कि आंसू का तत्सम यहाँ पूछा गया, तो आंसू का तत्सम हमारा अश्रु हो जाएगा। ऐसे मतलब पूछा जाएगा प्रश्न, आपको इसे OMR शीट में अच्छे तरीके से भरना है। तो आपको इन प्रश्नों को देख लेना। अब हम सीधा पढ़ते हैं कि जो हमारा प्रश्न लिखित में पूछा जाता है, सब्जेक्टिव, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव यानी लिखना, जो हमारा कॉपी में लिखना रहेगा, उन प्रश्नों को हम देखते हैं। एक एक करके हम उन्हें आपको कॉपी में लिखना बताएंगे कैसे आपको लिखना है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर से जरूर देखिए बस। तो जो हमारा OMR समाप्त होने के बाद ऐसे ही वहाँ पर रहेगा वर्णात्मक प्रश्न खंड बा, यानी खंड का हमारा OMR बेस रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। फिर खंड बा हमारा यानी कि जो हमारा रहेगा ये सब्जेक्टिव यानी लिखना रहेगा, इसे हमें अपनी कॉपी में लिखना रहेगा। तो जो हमारा प्रश्न पूछा गया कि निम्न, जो पहला प्रश्न यहीं से स्टार्ट होगा, 50 नंबर का हमारा लिखना रहेगा। पूछा गया है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। फिर मतलब कैसे दिया गया है, यदि यह कोई बात, इसे एक पैराग्राफ आपको ये दे दिया गया है मतलब गद्यांश, फिर दूसरा आपको और दिया रहेगा, जो आपके वहाँ पर रहेगा उसमें दूसरा आपको एक और दिया रहेगा। चाहे आप ये करिए चाहे वो दूसरा करिए, मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अथवा लग के यह भी है भगवान तब के लिए आपको मतलब ये भी दिया हुआ है। चाहे आप ये करिए चाहे आप इसे कर ले सकते हैं। तो मैंने ये किया है अपनी एग्जाम की कॉपी में, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो मैंने लिखना बताया तो उसमें यही किया है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपको कैसे लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मतलब जो करना है, सबसे पहले मैं दिखा दे रहा हूँ। ये जो प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो यहाँ पर ये पैराग्राफ गद्यांश दिया हुआ है, इसकी आगे की कुछ लाइनें, जैसे यह कोई बात नहीं, इसके आगे कुछ लाइनें और अंत की कुछ लाइनें, ऐसे ही आपको अपनी एग्जाम की कॉपी में पहले आपको डालना है। पहले आपको क्या डालना है कि जो हमारा प्रश्न पूछा गया वर्णात्मक प्रश्न खंड बा, ऐसे आपको डाल देना है वर्णात्मक प्रश्न खंड बा। फिर आपको जिस प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करना है, प्रश्न नंबर 1 का उत्तर लिखना शुरू करना है, तो आपको यहाँ डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 1। ऐसे ही साफ साफ राइटिंग में आपको लिखना है। और एक लाइन, जिससे यहाँ पर इससे लिखने के बाद आपको एक लाइन छोड़ देनी, फिर इससे लिखने के बाद आपको एक लाइन छोड़ देनी। फिर आपको जिससे कि ये प्रश्न पूछा गया है जो भी, उसकी आगे की कुछ लाइनें और अंत की कुछ लाइनें आपको यहाँ पर लिख देनी है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जैसे यह कोई बात, तो इसे मैंने यहाँ लिख दिया यह कोई बात नहीं। फिर अंत की कुछ लाइनों को मैंने यहाँ पर लिख दिया और देखता था। ऐसे आपको अंडरलाइन मतलब कि डॉट डॉट करके आपको अंत की कुछ लाइनें लिख देनी है। फिर क्वेश्चन को देखना है कि क्वेश्चन, तब आपको देखना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। फिर आपको एक एक क्वेश्चन को देखना है। फिर यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसका संदर्भ हमें लिखना है। तो बता देना है आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है कि ये जो गद्यांश है किस पाठ का है, अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। तो और फिर बाद में बताना है। फिर इसमें बताना है कि संदर्भ, ऐसे ही आपको हेडिंग डालनी है संदर्भ की, ऐसे पहला डाल देना है क्वेश्चन नंबर आंसर फर्स्ट। फिर ऐसे ही आपको लिखना है संदर्भ बड़ी बड़ी हेडिंग में डालकर। फिर इसमें बताना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्यखंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ऐसे ही आपको लिखना है। देखिए यहाँ पर लेखक लिखना है, यहाँ पर रचयिता नहीं लिखना है। आपको छोटी छोटी मिस्टेक को नहीं करनी है, क्योंकि छोटी छोटी मिस्टेक से आपका 1-2 नंबर आराम से कट जाते हैं क्वेश्चन का, इसलिए आपको गलतियाँ तनिक भी नहीं करनी है। फिर ये हमारा पहला आंसर होगा। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। फिर हमारा जो दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन ज़्यादातर लड़के क्या करते हैं, इसे पूछा गया गद्यांश के रेखांकित यानी जो रेखा से अंकित की गए हो उन्हीं की हमें व्याख्या करनी है। और ज़्यादातर लड़के क्या करते हैं कि यहाँ से लगाते हैं और यहाँ तक पूरी व्याख्या लिख देते हैं। अब क्या लिखते हैं ये उन्हें भी नहीं पता होता है कि हम क्या लिख रहे हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। यहाँ पर लिखा है, साफ साफ लिखा है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। अब जिसमें जो भी रेखा से अंकित है उन्हीं की व्याख्या करना है। यानी यह कोई बात नहीं है कि हम की एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। बस आपको इतनी ही व्याख्या करनी है। जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं उन्हीं की आपको व्याख्या करनी है। तो आपको इतनी ही व्याख्या करनी है जो अंडरलाइन होंगी। आपके एग्जाम में साफ साफ लिखा रहेगा, आपको उन्हीं की व्याख्या करनी है, ज़्यादा पूरी की व्याख्या नहीं करनी है। तो आपको इन सब बातों का ध्यान में रखना है। तो मैंने जो व्याख्या की मैं दिखा रहा हूँ, तो आपको ऐसे ही करनी है व्याख्या।
ऐसे डालना है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। फिर इसमें लिखना है रेखांकित अंशों की व्याख्या, ऐसे बड़ी बड़ी अक्षरों में हेडिंग डाल देनी। जैसे आप संदर्भ लिख लें तो आपको एक लाइन छोड़ देनी है अच्छी तरीके से, फिर आपको दूसरी हेडिंग डालनी है रेखांकित अंशों की व्याख्या। फिर इसमें लिखना है प्रस्तुत पंक्ति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि मित्रता के लिए स्वभाव और समान रुचि वाले में ही मित्रता हो सकती है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि मित्रता के लिए स्वभाव और समान रुचि वाले में ही मित्रता हो सकती है, यह धारणा उचित नहीं है, ऐसे बताना है। फिर बताना है विपरीत स्वभाव और विपरीत रुचि की समरूपता आवश्यक नहीं होती है, मतलब रखने वाले में भी घनिष्ठ मित्रता हो सकती है। यानी जो विपरीत स्वभाव और विपरीत रुचि वाले व्यक्ति हैं उनमें भी घनिष्ठ मित्रता हो सकती है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। ऐसे ही आगे लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए, क्योंकि ज़्यादा मैं पढ़ूंगा तो टाइम ज़्यादा जाएगा, तो आपको अच्छे तरीके से देख लेनी, आपको ऐसे ही लिखना है। फिर आगे क्या क्या लिखना है आपको ये भी दिखा रहा हूँ। फिर आगे जो हमारा तीसरा प्रश्न इसमें पूछा गया है, आपको इसे ऐसे ही लिख लेना है। देख लीजिए मैंने जो लिखा है, आपको वो पेपर का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छे तरीके से इसे ऐसे ही लिख लेना है। देखिए जो पूछा था मैंने इसका उत्तर दे दिया है, आपको यहाँ तक ऐसे ही लिख लेना है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या पूछा गया है। जो हमारा अगला प्रश्न पूछा गया है, अब इसी का अगला प्रश्न तीसरा प्रश्न पूछा गया है, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर मैंने लिखा है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। आप ज़्यादा कोशिश करिए कि इस प्रकार के उत्तरों को आप थोड़ा अपने आप से भी उत्तर इसका दीजिए, थोड़ा बहुत इसमें ऐड करिएगा। इसमें लिखना है लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर अपने अभावों को भरने के लिए विपरीत गुणों की तरफ लोग आकर्षित होते हैं। जैसे निर्बल व्यक्ति बलवान की तरफ आकर्षित होता है, दुखी व्यक्ति प्रसन्नचित्त व्यक्ति की तरफ, अज्ञानी व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति की तरफ आकर्षित होता है। कृष्ण और सुदामा की मित्रता, चाणक्य और चंद्रगुप्त की मित्रता इतिहास प्रसिद्ध, आपको ऐसे ही बताना है। फिर ये हमारा पहला प्रश्न हम लोगों ने हल कर लिया। हमारा पहला प्रश्न कितने नंबर का पूछा गया था? पहला प्रश्न हमारा पूछा गया था, मैं दूसरा दिखा रहा हूँ, मैं पहला दिखा रहा हूँ, मैं पहला प्रश्न हमारा पूछा गया था 6 नंबर का। तो हमारा पहला प्रश्न आराम से हल हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर कि हमें दूसरा प्रश्न कैसे हल करना है। जो हमारा पहला प्रश्न था उसमें अथवा लगा था, आप तो मैंने ऊपर वाला कि आप चाहे तो ये कर सकते थे, तो आपको जो आपको आसान लगेगा वही करना। तो हमारा दूसरा प्रश्न पूछा गया है पद्यांश से, देख लीजिए ये भी 6 नंबर का है। इसमें भी 2 पार्ट है। देखिए एक तो हमारा पूछा है चरण कमल बंदो हरिराई, और दूसरा पूछा गया है सुनी सुंदर वेन सुधारण सने। चाहे आप ये कर लीजिए चाहे आप ये कर लीजिए। तो मैंने ये सरल है, मैंने यही किया है। आप लोग भी जो सरल लगे आपको उसी को करना है, ज़्यादा टफ वाले को नहीं करना है। तो ये करना है, तो आपको ऐसे ही इसमें भी डालना है प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे साफ 2। देखिए आपको वहाँ पर नीले और काले बाल पेन का ही प्रयोग करना है, किसी भी प्रकार की जेल पेन का प्रयोग नहीं करना है। बार बार मैं आपसे बता रहा हूँ, अगर आप करेंगे तो आपका नंबर कट जाएगा। फिर आप आएंगे बाद में पूछना कि सर नंबर नहीं आए, पढ़ाए थे। तो आपको ऐसे ही डालना है। प्रश्नोत्तर संख्या 2 है तो आपको प्रश्नोत्तर संख्या पर 2 डालनी है। फिर कुछ शुरुआती लाइन और कुछ अंतिम लाइन को आपको लिख लेना है। ये चरण कमल, फिर आपको पटरी से सीधे लाइन में अंडरलाइन करना है डॉट 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 डॉट, फिर तिहाई आपको अंत में ऐसे लिख देना। फिर एक लाइन छोड़कर आपको इसका जो प्रश्न पूछा गया है इसके भी 3 प्रश्न पूछे गए हैं। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ, उपयुक्त अंश की व्याख्या, देखिए यहाँ पर भी लिखा रेखांकित अंशों की व्याख्या। यहाँ पे बहिरे सुने गूंग पुनि बोले रंग चले सिर छत्र धराई, इन्हीं दोनों लाइन की आपको व्याख्या करनी है। पूरे लाइन की नहीं करनी कि आप यहाँ से चरण कमल बंदो है मैं उस ईश्वर की प्रार्थना करता हूँ, फिर आप यहाँ पर लाइक छोड़े, तो आपको ये सबसे आपका टाइम जाएगा, टाइम आपका बर्बाद होगा, नंबर भी आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। तो आपको जहाँ से नंबर अच्छे मिलते हैं और जहाँ पर आपका टाइम भी बच रहा है तो आपको वो रूल को फॉलो करना है। तो आपको इन सब बातों का ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम संदर्भ लिखते हैं। तो आपको संदर्भ ऐसे ही लिखना है, संदर्भ डालना है अच्छे तरीके से। फिर आपको लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है, जो महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से लिया गया। आपको अंत में ये इतनी लाइन जोड़ देनी है। आप अगर ये जोड़ देंगे तो आप जान लीजिए कि बहुत अच्छा नंबर पा जाएंगे, क्योंकि आपने उस शब्द में वजन डाल दिया है, जिसे कहते हैं वजन, आपने वजन को डाल दिया है। बस आप जान लीजिए आपको ये लाइन जोड़नी है। अगर सूरदास से संबंधित कुछ कोई आए तो आपको इसमें डाल देनी है, सूरदास थोड़ा बहुत बता देना है, ठीक है। फिर आपको व्याख्या करनी है। देखिए व्याख्या में बता रहा हूँ बार बार कि आपको रेखांकित अंशों की ही करनी है। बहिरे सुने गूंग पुनि बोले, यानी बहिरा सुन सकता है और गूंगा बोल सकता है। रंग चले सिर छत्र, जो गरीब है वो सिर पर छत्र धक कर भी चल सकता है। तो ये जो इसका अर्थ है आपको इसी में थोड़ा अपने तरफ से ऐड करके इसको थोड़ा बड़ा कर लेना है बस। तो इसमें जो करना है आपको पहले बताना है, प्रस्तुत पंक्ति में थोड़ा बहुत आपको
बताना है शुरुआती में कि प्रस्तुत पंक्ति में महाकवि सूरदास जी कहते हैं, अब क्या कहते हैं कि मैं उस भगवान के कमल चरणों की वंदना करता हूँ जिसकी कृपा से बहरा मनुष्य सब सुनने लगता है, गूंगा मनुष्य फिर से बोलने लगता है। फिर आपको आगे लिखना है, आपको आगे क्या बताना है आपको आगे बताना है, और महादरिद्र व्यक्ति भी अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। आपको बस इतना है, अंडरलाइन जो लाइन थी उन्हीं का आपको बताना है आंसर, बाकी आपको ज़्यादा लंबा नहीं घसीटना है। तो ठीक है, जो अंडरलाइन थी उसका मैंने व्याख्या कर दिया, आपको ऐसे वहाँ पर करना है। तो ये हमारा हो गया। देखिए 6 नंबर का पूछा गया है, तो 6 नंबर मतलब तीसरा क्वेश्चन हम लोग कर लें, यानी 6 नंबर हो जाएगा। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, ये जो पंक्तियाँ हैं इनमें कौन सा अलंकार है, तो आपको अलंकार बताना है। तो उपयुक्त पंक्तियों में रूपक और अनुप्रास अलंकार है, बस आपको इतना बता देना है। हमारा दूसरा प्रश्न हो गया, देख लीजिए हमारा दूसरा प्रश्न आराम से हो गया। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। तो हमारा तीसरा प्रश्न क्या पूछा गया, तो आप देख लीजिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न आप पूछा गया है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। जो हमारा संस्कृत या इसे ही आपको दिया रहेगा संस्कृत अनुवाद, इसका 5 नंबर का आएगा, 2 नंबर का संदर्भ रहेगा और 3 नंबर का आपका अनुवाद रहेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए आपको प्रश्नोत्तर संख्या 3 डालना है, फिर आपको जो मैंने फॉर्मेलिटी आपको बताया आपको ये पूरी करनी है। एक लाइन छोड़ना, फिर संदर्भ डालना है। संदर्भ में बताना है प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है, इसमें वाराणसी के महत्व का वर्णन है, ऐसे ही आपको बता देना। फिर आपको अनुवाद कर लेना है। देखिए मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा पढ़ूंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोग वीडियो देखेंगे नहीं कि इतनी लंबी वीडियो मैं कैसे देख सकता हूँ, क्योंकि आप तो चाहते हैं कि 30 सेकंड वाली वीडियो हो, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं गवाऊँगा। ऐसे आपको अनुवाद कर देना, अच्छे से इसे पढ़ना है। ऐसा नगरी भारतस्य संस्कृत भाषाएं केंद्र में स्थले अस्ति, ऐसे ही आपको बताना यार नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र है, इसे आपको लिख देना। आपको अच्छे तरीके से पूरा को तैयार कर लेना, इसी पाठ को आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। यहाँ से आपका 5 नंबर फंस जाएगा पक्का एकदम 100%। तो आपको इस लेसन को अच्छे तरीके से तैयार करना। यदि आप इसे नहीं जानते तो आप ये कर सकते हैं, तो मैं देख लीजिए, मैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट को ले लीजिए। मैं ज़्यादा पढ़ूंगा तो टाइम ज़्यादा जाएगा, तो इसलिए मैं ज़्यादा पढ़ूंगा नहीं, ठीक है। तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न को, तो चाहे आप इसे कर लें चाहे आप इसे कर लें, ठीक है, अथवा लगा हुआ है आप इसे करें, जो आपको सरल लगे आप उसे कर सकते हैं। तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर चौथा, संस्कृत पद्यांश में निम्नलिखित में, देखिए यहाँ पर गद्यांश था पद्यांश था। पहले पेपर आते थे जो हमारा 2022 का बोर्ड हुआ था, उसमें गद्यांश और पद्यांश दोनों दिया रहता था, एक गद्यांश का था एक पद्यांश का रहता था अथवा लगकर, उसमें से आपको एक करना रहता। इस बार 2 होंगे 5-5 नंबर का, तो आपका फ़ायदा ज़्यादा है। तो ठीक, तो आपको दोनों को तैयार करके जाना है। तो इसमें पूछा गया क्वेश्चन नंबर 4 में संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। ऐसे ही इसमें दिया गया है, मान हित्वा प्रिय भौतिक क्रोध हित्वा न सोचती, चाहे आप ये करिए, चाहे सर्वे भवन्तु सुखी सर्वे भवन्तु सर्वे संतु निरामया, चाहे आप ये करिए, आप दोनों में से एक कर सकते हैं। तो मैंने जो किया है मैं दिखा रहा हूँ आपको, मैंने यहाँ पर किया है मान हित्वा, पहला वाला मैंने किया है, यहाँ पर देख लीजिए मान हित्वा पहला वाला मैंने किया है। तो आपको ऐसे ही डाल थोड़ी की शुरुआती लाइन फॉर्मेलिटी थोड़ा अदा करिए अपनी, जो मैं बता रहा हूँ बार बार, मान हित्वा डॉट करके सुखी भवेत, आपको ऐसे कर देना है। फिर आपको एक लाइन छोड़ देनी है, फिर संदर्भ डालना है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत जीवन सूत्राणी नामक पाठ से अवतरित है, इसी संदर्भ बताना। फिर आपको हिंदी, इसका हिंदी अनुवाद छोटा होता है, बस आपको याद ही नहीं होता छोटा बड़ा क्या, तो इससे बताना है हिंदी अनुवाद। ऐसे ही हेडिंग आपको डालनी है, हेडिंग आपको ऐसे ही डालनी है, बार बार मैं आपसे बता रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपको अच्छी तरीके से ब्लैक पेन से हेडिंग को डालनी है, थोड़ा बड़े अक्षरों में। फिर इसमें बताना है कि प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है कि एक मनुष्य अभिमान को छोड़कर प्रिय होता है और क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता, कामना को छोड़कर धनवान होता है और लोभ को छोड़कर सुखी होता है। तो आपको ऐसे ही बता देना, चाहे आप ये करें चाहे ये करें, आपको जो आता है अच्छे तरीके से आपको उसी को एक्सप्लेन करना है। फिर तो आप समझ गए ना, अगर समझ गए हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा बताइएगा कमेंट में, मैं दोबारा इस पर वीडियो बनाऊँगा। तो चौथा प्रश्न हमारा हो गया, आपको ऐसे ही लिखना है जैसे मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ। और हाँ, एक कोशिश ये करनी है कि कोशिश करिएगा कि आप सीरियल वाइज ही लिखिएगा। अगर आपको प्रश्न आ रहे हैं तो आप इधर उधर ज़्यादा नहीं भटकिएगा, आप कोशिश से सीरियल करिएगा, आपको 2-4 नंबर आराम से ज़्यादा मिलेंगे एग्जाम, क्योंकि एग्जामिनर को ज़्यादा प्रश्न को इधर उधर हेरना नहीं रहेगा। तो आपको इन बातों का ध्यान में रखना है। तो आप समझ गए ना चौथा प्रश्न। अब बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। तो हमारा देखिए 5वां प्रश्न क्या पूछा गया है,
अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी का उत्तर दीजिए। तो पांचवा प्रश्न है, इससे हर जिले का जिलेवार खंड काव्य पूछा जाता है। किसी जिले का कुछ होता है, किसी जिले का कुछ होता है। तो आपको अपने जिले का देख लेना कि आपके जिले में कौन सा पूछा जाता है। तो आपको वो खंड काव्य को तैयार कर लेना और उसमें नायक का आप तैयार कर लीजिए, बस अपने नायक का तैयार कर लीजिए, जो भी खंड काव्य हो आपका हो जाएगा। इससे मुक्तिदूत खंड काव्य, ज्योति जवाहर, मेवाड़ मुकुट, ऐसे। तो मैंने खंड काव्य कहाँ पर कितने खंड काव्य लिखो, इसलिए मैंने खंड काव्य वाला पोर्शन को छोड़ दिया। ऐसे ही आपको हेडिंग डालनी है, प्रश्नोत्तर संख्या 5। और जो भी खंड काव्य है ऐसे आपको, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ का मुक्तिदूत के नायक का वर्णन आ गया, तो आपको डालना है अच्छी तरीके से मुक्तिदूत खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण। ऐसे है आपको बड़े थोड़ा मैंने यहाँ पर छोटा लिखा, आपको बड़े बड़े ब्लैक पेन से बड़े बड़े अक्षरों में आपको डालना है, आपको ऐसे ही डाल देना है, फिर आपको लिखना शुरू करना है। तो आपको ऐसे ही पांचवा प्रश्न को आपको लिखना है। अब हम बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न की ओर कि आपको छठा प्रश्न कैसे लिखना है। अब हमारा जो छठा प्रश्न है 2 सेक्शन में, खंड का और खंड खा, यानी 2 में पूछा गया छठा प्रश्न। तो छठा का खंड का जो हमारा है, छठा का वाला है, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। मतलब कि उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख आपको करना है। इससे आप एक जानते हो, एक से अधिक जानते हो, कुछ भी लिख देना है, रचना उनकी याद तो आपको बताना है। आपको ये नहीं कि एक ही आती है तो आप एक ही लिख कर चले आए। तो आपको ऐसे लिखना है। तो मान लीजिए इसमें से आपको 3 जीवन परिचय पूछा गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें से आपको जो भी आता हो आप उसे अच्छे तरीके से आपको लिख देना है। तो जिससे मैंने यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का लिखा है, तो सबसे पहले आपको थोड़ा बहुत संक्षिप्त परिचय दे देना है। आप देख लीजिए, नाम, फिर जन्म, जन्म स्थान, पिता, शिक्षा, मृत्यु, रचनाएं, ऐसे आपको थोड़ा बहुत संक्षिप्त परिचय दे देना है। फिर आपको जीवन परिचय डालना है। आप देख लीजिए, ऐसे ही आपको जीवन परिचय लिखना। मैं ज़्यादा पढ़ूंगा नहीं, ज़्यादा पढ़ूंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसलिए मैं पढ़ूंगा नहीं। ऐसे आपको थोड़ा बहुत संक्षिप्त परिचय डालना है। देखिए, मैं जिस प्रकार से मैंने लिखा है, आपको ऐसे लिखने की प्रैक्टिस कर लेनी है। इसी प्रकार से आपको एग्जाम में लिखना है। फुल में फुल नंबर पाना चाहते हैं तो, अगर नहीं पाना चाहते, पास ही होना चाहते हैं, तो कुछ भी लिखे आइए, पास हो जाएंगे, ये मेरा वादा है। तो आपको ऐसे ही लिखना है। फिर उसके बाद जीवन परिचय आपको डालना अच्छे तरीके से, ऐसे ही अच्छी राइटिंग में लिखना है। फिर आपको आगे बताना है। ऐसे आपको जीवन परिचय लिखने के बाद, जैसे आप जीवन परिचय लिख लें, उसके बाद आपको रचनाएं, थोड़ी बहुत रचनाएं आपको बता देना है कि इनके प्रमुख रचनाएं रास मीमांसा, त्रिवेणी, सूरदास, ऐसे आपको लिख लेना है। तो मैं ज़्यादा पढ़ नहीं रहा हूँ, आप लोगों को थोड़ा परेशानी होगी, इसलिए मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, क्योंकि आपका टाइम जाया जाएगा, इसलिए मैं टाइम को आपको नहीं गवाऊँगा। मैं बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, जो हमारा अगला प्रश्न पूछा गया है। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मैंने लिखा है, आप लोग इसे समझ गए होंगे। पहले आपको संक्षिप्त परिचय डालना है, फिर जीवन परिचय डालना है, फिर अंत में आपको रचनाएं इनकी लिखनी है। फिर अगला प्रश्न हमारा पूछा गया खंड खा में, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखिए और उनके एक रचना को लिखिए। गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंदन पंत या महाकवि सूरदास। आपको इसमें से एक लिखना है। तो इसका मैंने जो लिखा मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसका मैंने लिखा है महाकवि सूरदास जी का लिखा है। ऐसे आपको प्रश्नोत्तर संख्या 6 का खा आपको ऐसे डालना, फिर महाकवि सूरदास ऐसे आपको डाल देना। फिर इनके बारे में थोड़ा संक्षिप्त परिचय बता देना है कि जन्म कहाँ हुआ, जन्म स्थान, थोड़ा बहुत, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो संक्षिप्त परिचय देखकर ही आपको 5 में 5 नंबर दे देगा, क्योंकि वो जान जाएगा कि हाँ आपने सही लिखा, जन्म सही लिखा, मतलब जन्म स्थान, पिता का नाम, गुरु और मृत्यु तो सब अच्छे तरीके से आपने लिख दिया, यानी कि आपने सही लिखा ही होगा। बस आपने वहाँ पर एक्सप्लेन किया है। मान लीजिए ये थोड़ा बहुत और बताया एक्सप्लेन करते हैं, आपको यहीं पर 5 नंबर दे देगा। अगर आपने इसमें थोड़ा गलत भी कर दिया होगा, ये सही, तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। ये मेरा वादा है कि इसमें आप थोड़ी भी बहुत भी गलती नहीं करिएगा। इसमें करिएगा तो आपके 5 के 5 कट भी जाएंगे, ये भी जान लीजिए। तो पहले आपको संक्षिप्त डालना है, फिर जीवन परिचय डालना है, फिर आपको बताना है। ऐसे आपको डाल के फिर आगे आपको इनकी रचनाओं को बताना है। ठीक है, ऐसे आप डाल देंगे। उसके बाद इनकी रचनाएं बता देना। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न हैं: सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, ऐसे ही आपको बता देना है। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी जो हमारा अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। तो हमारा अगला प्रश्न पूछा है क्वेश्चन नंबर 7, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। जो हमारा प्रश्न पत्र में यहाँ पर दिया गया था उसमें ना आया हो, आपको वो श्लोक को लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए दिया था कि अब जैसे ये 2 श्लोक दिए थे, तो आपको इन दोनों के अलावा ही दूसरा श्लोक आपको, अब मान लीजिए आप इन्हीं दोनों को याद करके गए हैं तो आप ये लिख देंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। इन दोनों श्लोकों के आपके अलावा, इन दोनों श्लोक जो पूछे गए इसके अलावा दूसरे श्लोक आपको लिखना है। तो आपको अपनी पाठ्य पुस्तक से आप लिख दीजिए। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ऐसे आपको डालना प्रश्नोत्तर संख्या 7, फिर आपको श्लोक ऐसे ही लिख देना है। बढ़िया राइटिंग में आपको लिख देना है। माता गुरुतरा भूमि खाद
पितोचितर स्थितता मनः शीघ्रतरवतात चिंता बहुतरी तृणात्। आपको ऐसे लिख देना है। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप पूछा गया है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब जिससे ही बहुत सरल प्रश्न आते हैं, जैसे कि 4 प्रश्न आपको 2 करना है, 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है 15 प्रश्नों की, आप उन्हें देख लीजिए, आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो इसमें मैंने जो किया है क्वेश्चन नंबर 3 और 4 किया है कि चंद्रशेखर का आशीष, चंद्रशेखर प्रसिद्ध देशभक्तासीत, वीर केन पूजिते, वीर वीरेण पूजिते, ऐसे आपको लिख देना है। चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्तासीत, वीर वीरेण पूजिते, आपको ऐसे ही लिख लेना है। फिर आप हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जो सबसे बड़ा प्रश्न यही है, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि 9 नंबर में ही पूछा जाता है। पर्यावरण, इसमें 4 निबंध हैं, आपको किसी एक पर निबंध लिखना है। पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद कारण एवं निवारण, जनसंख्या लाभ हानि और नारी सशक्तिकरण। तो इस पर आपको निबंध को लिखना है। आप जिस टॉपिक पर अच्छे तरीके से निबंध को जानते हो तो उस टॉपिक पर आप अच्छे तरीके से आपको निबंध लिख लेना है। तो क्या करना है, मैंने जनसंख्या पर लिखा है, जनसंख्या पर लिखा आपको बताना है। जैसे मैंने यहाँ पर जनसंख्या पर लिखा है, ऐसे आपको डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 9। ऐसे जिस टॉपिक पर आपको लिखना है उसे डाल दीजिए। इसे मान लीजिए आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं पर्यावरण संरक्षण के उपाय, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए पर्यावरण संरक्षण के उपाय। और अच्छी राइटिंग में आपको ऐसे लिख लेना है। एक पहले आपको रूपरेखा बता देनी कि आप उसमें क्या क्या लिखना चाहते हैं। जैसे मैंने इसमें लिखा प्रस्तावना, जनसंख्या में वृद्धि के कारण, निवारण और उपसंहार। अब ऐसे ही आपको लिख लेना है और फिर एक एक हेडिंग डालकर इसकी चर्चा करनी है। फिर आपको एक एक हेडिंग को डालकर अच्छे तरीके से इसकी चर्चा करनी है, अच्छे तरीके से एक हेडिंग को डालकर। तो आप अगर इस प्रकार से अपनी कॉपी में लिखते हैं, अगर आप इन सब बातों को ध्यान में रखते हैं, अच्छे राइटिंग में लिखते हैं, तो आपको पक्का है कि आप बहुत अच्छा नंबर अर्जित करेंगे। 70 में से 65 प्लस आप आसानी से पाएंगे, ये मेरा वादा है। बस आप इसी प्रकार से आप लिखें। बस आप इसी प्रकार से यदि अपनी कॉपी में लिखते हैं तो आपको आसानी से इतना नंबर मिलेगा, ये मेरा वादा है। आप अच्छा कंटेंट लिखें। तो आशा करता हूँ कि आप इसी प्रकार से लिखेंगे और एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर पाएंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। वीडियो के कमेंट में जाइए और हमें बताइए कि आपको कैसा ये वीडियो लगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।